नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजस्थान पर हमारे खास बुलेटिन स्वराज राजस्थान में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। राजस्थान में कोरोना के 133 नए केस, अकेले जयपुर में 66 नए मामले, अजमेर में भी सामने आए 44 केस। राजस्थान में रोजाना होगी 4700 जांच, दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए 400 मोबाइल ओपीडी वैन। टोंक में नए कोरोना पॉजिटिव की पहचान, सर्किट हाउस कर्मी आए चपेट में, सचिन पायलट ने की थी सर्किट हाउस में बैठक। अजमेर दरगाह के प्रमुख दीवान सैयद की अपील, मुसलमानों से कहा कि रोजे में ना करें सामूहिक इफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में रोज कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। आज राज्य भर में 133 केस सामने आए। इसमें अकेले जयपुर से ही 66 केस सामने आए हैं, तो 44 केस अजमेर में दिखे। जोधपुर में 3, कोटा में 6, नागौर में 4, तो टोंक में 7 केस सामने आए। तो खबर यह है कि भरतपुर, नागौर, जोधपुर, टोंक और कोटा कोरोना के नए हॉटस्पॉट की तरह उभरे हैं। भरतपुर में 2 दिन में 69 और नागौर में 30 नए मामले सामने आए। जयपुर के बाद एक ही दिन में सबसे ज्यादा मरीजों का रिकॉर्ड शनिवार को भरतपुर के नाम रहा। अब राजस्थान के 33 में से 25 जिलों में कोरोना दस्तक दे चुका है। इन 5 एपिसेंटर्स में करीब 500 कोरोना संक्रमित हैं। अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा और टोंक में मरीजों की तादाद 100 तक पहुंच चुकी है। शायद देश भर में राजस्थान पहला राज्य है जहां 100 से ज्यादा मरीजों वाले इतने जिले हैं। बात राजधानी जयपुर की करते हैं, जहां लगातार थमने के बाद एक बार फिर से कोरोना में बढ़त दिख रही है। आज जयपुर में 66 नए केस देखने को मिले, तो कल कोरोना के 63 केस सामने आए थे, लेकिन कुछ समय पहले तक नए केस आने कम हो गए थे। 16 अप्रैल को जयपुर में महज 3 रोगी सामने आए थे, यानी 16 दिन बाद इन्फेक्शन में बेहद कमी दिखी थी। पर फिलहाल जयपुर में एक बार फिर से इन्फेक्शन में उछाल दिख रहा है। पत्रकार बंधु भी रात दिन 24 घंटे अपनी जान को जोखिम में डाल के और ये जो महामारी है इसका कवरेज कर रहे हैं। जहां जिन इलाकों में अच्छे व्यक्तियों की जाने की हिम्मत नहीं होती, उन इलाकों में जाके कवरेज कर रहे हैं। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि पत्रकार बंधुओं की कोविड से रिलेटेड जांच अगर कोई पत्रकार कराना चाहे तो हम यहां करवाएंगे। कई मेडिकल डिपार्टमेंट के जो लोग ये कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं वो पॉजिटिव निकलने की खबरें आ रही, जो कि चिंताजनक है। हमारा पहला काम है कि इन फोर्सेज को पहले हम ठीक रखें, तभी तो जाके वो दूसरे लोगों को ठीक रख पाएंगे। और इनके साथ अभद्रता अगर कोई करेगा तो मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देश दे रखे हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई कानूनी की जाएगी। लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा तो गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन बदतमीजी और दुर्व्यवहार, स्वास्थ्यकर्मी हो, पत्रकार हो, चाहे पुलिस फोर्सेज हो, चाहे प्रशासन के लोग हों जो कोविड से लड़ रहे हैं, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार राजस्थान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूर दराज के इलाकों में लॉकडाउन की वजह से लोगों की आवाजाही रुकी हुई है, साधन भी नहीं मिल रहे हैं, तो 400 मोबाइल ओपीडी वैन आज से ही, क्योंकि कल परसों आदेश कर दिया सीएम साहब ने, वो आज से ही राजस्थान में एसडीएम मुख्यालय के ऊपर तो रहेगी, शहरी हलकों में भी उसको हमने मोबाइल ओपीडी वैन का नाम दिया है। और वो लाउड स्पीकर के माध्यम से जगह जगह अनाउंस करेगी, भाई कोई अन्य बीमारी से कोई मरीज है, हमारी कोई प्रेग्नेंट बहनें हैं जो डिलीवरी के लिए जिनको ले जाना हो, ये तमाम चीज़ों के लिए स्वास्थ्य विभाग को आज 400 वैन ओपीडी वैन वो दी गई है और वो पूरे राजस्थान में काम करेगी। तो सरकार की ओर से तमाम दावे। चलते हैं सीधे जयपुर अपने रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी के पास। संजय जी, जयपुर में जिस तरीके से अचानक फिर से केस सामने आते दिख रहे हैं, आखिर क्या संकेत हैं ये? देखिए, इसकी एक वजह तो ये है जो सरकार द्वारा बताई जा रही है कि उन्होंने टेस्ट की संख्या बढ़ा दी है। क्योंकि पहले जो थे वो रैंडम सैंपलिंग हो रही थी,
लेकिन जब केस ज़्यादा होने लगे और कई बार ऐसा भी हो रहा था कि लक्षण देर से दिख रहे थे, तो सरकार ने तय किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें, क्योंकि ग्लोबली भी ये साबित हो चुका था कि कोरोना को अगर आपको रोकना है तो आपको पता लगाना होगा कि ये कहाँ और कितना फैला हुआ है, तो वास्तविक स्थिति का पता लगे। इसलिए सरकार ने टेस्ट की संख्या बढ़ाई और राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है टेस्टिंग के मामले में। तो एक वजह तो ये रही, और दूसरा क्या हुआ कि जो कुछ करीबन 4000 के करीबन केस थे, सैंपल्स थे, वो एक प्राइवेट लैब को दिल्ली में भेजे गए थे, तो उनकी जो रिपोर्ट्स है वो अब आनी शुरू हुई है, और उसमें जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनका अब हमको जो पहले से जो केस है उसमें मौजूदगी दर्ज हो रही है। यानी संजय जी, जो ये बात कही जाती है कि टेस्टिंग कम हो रही है, इसलिए शायद हम पूरी जो स्थिति है उसका आकलन नहीं कर पा रहे हैं, और टेस्ट अब बढ़ रहा है तो जाहिर है ज्यादा तादाद में लोग इसके पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो क्या माना जाए कि जो एक भीलवाड़ा जैसा प्रयोग करके राजस्थान सरकार ने एक बड़ी फतेह हासिल की थी, अब उसके सामने तमाम मोर्चे खुल गए हैं जहां उसे अब नए सिरे से मेहनत करने की जरूरत है? देखिए, भीलवाड़ा एक अलग तरीके का मामला था, छोटा शहर है, लेकिन जैसे अगर हम उसकी तुलना करें जयपुर के रामगंज से, जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा केस आए हैं, तो उसकी डेमोग्राफी में बड़ा फर्क है। वो बहुत ही सटे हुए मकान है, एक मकान के अंदर 10-10, 12-12 लोग रहते हैं। यही हालात टोंक में है, यही हालात जोधपुर में है। वहाँ पे भी जो भीतरी शहर है, नागौरी गेट या कबूतरों का चौक, तो मकान बहुत सटे हुए हैं और बहुत ही एक छोटे मकान में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो संक्रमण की संभावना ज्यादा होती है। इस वजह से ये एक चुनौती बन गया है सरकार के सामने। वरना अगर आप देखें तो 5-6 जगह को अगर आप छोड़ दें तो बाकी प्रदेश में इतने ज्यादा मामले नहीं हैं। आप बने रहिए हमारे साथ संजय जी, अभी फिर हम आपसे बात करेंगे। इधर सीएम अशोक गहलोत लगातार कोरोना को लेकर मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। आज भी उन्होंने कई अहम बातें की। क्या कहा, आइए सुनते हैं। सरकार कम दे रही है। उन्होंने 2011 की जनगणना जो है उनको आधार बना के उन्होंने अलॉटमेंट कर रही है वो गेहूं का। गेहूं जो है जितना मिलना चाहिए तब मिल नहीं रहा केंद्र से। वो 2011 का जो गणना है उनको आधार बना के उन्होंने 69% गांव में और 53% शहरों के लिए कर रखा है। रमजान अच्छे तिथि आ रही है, तो मैं पुनः आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि तमाम नागरिक जो लॉकडाउन के नियम है उसका पूरी तरह से पालन करें। ये मेरी अपील है आम जनता से। और मुझे यकीन है कि अभी तक जो अपील की गई थी, सब धर्मगुरुओं से बुला के बात करी, तब भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, और वही उन्होंने उसको निभाया भी है। इस बात के लिए उनको धन्यवाद। तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान एक तो फिजिकल डिस्टेंसिंग पर जोर दे रहे हैं, दूसरा और भी तमाम जो चिंताएं हैं वो सामने रख रहे हैं। बहरहाल टोंक से बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि टोंक में कोरोना संक्रमितों के नए केस सामने आए हैं। जो नए केस सामने आए हैं उनमें सर्किट हाउस के भी कई कर्मचारी हैं। चिंता की बात इसलिए है क्योंकि 15 अप्रैल को डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने टोंक का दौरा किया था और जिले के बड़े अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक भी की थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एडिटर्स गिल्ड से रिपब्लिक के संपादक अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गहलोत ने ट्वीट करके कहा है कि सोनिया गांधी पर हमला करना निंदनीय है। अर्णब गोस्वामी ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं, उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। मैं एडिटर्स गिल्ड से पूछता हूं कि क्या पत्रकारिता के लिए यह सबसे बुरा दिन नहीं है? मिस्टर राजीव चंद्रशेखर को तुरंत उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। और इस खबर पर बात करते हैं फिर अपने रेजिडेंट एडिटर संजय बोहरा जी के साथ। संजय जी, ये जो मसला आया है आज, पत्रकारिता को लेकर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अर्णब गोस्वामी की जो अपनी शैली है वो पहले से काफ़ी विवादित रही है, लेकिन अब जो उन्होंने जिस तरीके से पालघर की घटना को लेकर सोनिया गांधी पर हमला बोला है, उसके बाद तो किसी तरह की बचत पत्रकारों की ओर से शायद ही हो पाए। आखिर अशोक गहलोत इस मुद्दे पर कितने गंभीर हैं,
क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री अपनी तरफ से तो सिर्फ निंदा कर सकते हैं और उन्होंने उसके बारे में स्टेटमेंट दिया भी है। इसके आगे वो अपने तरफ से और कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यदि चाहें तो वो उसके खिलाफ एफआईआर करवा सकते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसकी तैयारी हो गई है और शायद आज, बल्कि थोड़ी देर बाद ही हमको सूचना मिल जाएगी कि उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई है, क्योंकि जो लोग दर्ज करवाने वाले हैं वो ऑलरेडी थाने में हैं। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अर्नब खुद एक एडिटर्स गिल्ड के सदस्य रहे हैं और ये मुझे आश्चर्य है कि ऐसा व्यक्ति इस तरह, इतना सीनियर व्यक्ति, सीजन जर्नलिस्ट जो है, वो इस तरह की स्तर पे उतरता है और इस तरह के शब्दावली काम में लेता है। हम उनकी राजनीति जानते हैं, किसी का भी पॉलिटिकल लीनिंग हो सकती है, आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन वो उसको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो किसी के बारे में हल्के शब्दों का प्रयोग करे। मैं महिला पुरुष की बात नहीं करता, ये हम फर्क ही क्यों करें। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में हल्के शब्दों का प्रयोग क्यों करें, और ये बहुत ही निंदनीय है। और मुझे लगता है कि सरकारी तौर पर यदि कोई कुछ ना कर पाए, लेकिन पार्टी की तरफ से इसके ऊपर जरूर एक्शन लिया जाएगा। वो कार्यकर्ता अपनी तरफ से जरूर कुछ करेंगे। संजय जी, आपने कहा कि कुछ लोग थाने पहुंच रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो एफआईआर करने जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के लोग हैं या आम कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, विधायक हैं? कौन लोग हैं ये? कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उनके जॉइंट सेक्रेटरी हैं एक जसवंत गुर्जर जी। उनका जो शिकायत था वो तो हमको मिल गया, लेकिन उन्होंने बताया कि चूंकि अभी एसएचओ थाने में नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं और एसएचओ डिसाइड करेंगे कि किन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो जैसे ही एसएचओ अपने राउंड खत्म करके वापस थाने आएंगे तो ये एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो क्या लगता है कि इस पर जो राजस्थान में, खासतौर पर जयपुर में प्रेस क्लब है, पत्रकार हैं, उनकी ओर से भी किसी तरह की प्रतिक्रिया आई है? अभी आप जानते हैं कि सब कुछ बंद है, सब अपने अपने घरों में कैद हैं ज़्यादातर पत्रकार, तो इतनी बात आपस में शायद ना हो पाई हो। लेकिन जो ग्रुप है, जो पत्रकारों के जो बने हुए हैं आपस में कम्युनिकेशन के लिए, वहाँ पे हर किसी ने इस बात को गलत बताया है। जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान है, उसके पदाधिकारियों ने खुद बोला है कि इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अलग अलग जगह होने की बजाय एक संयुक्त रूप से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बिल्कुल। तो पत्रकारिता के लिए खतरे तो बहुत थे, पूरी दुनिया में खतरे होते हैं, लेकिन शर्मिंदगी का समंदर जिस तरीके से कुछ एंकर्स की वजह से पैदा हुआ है, ये शायद पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हम देख रहे हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जयपुर में अस्पतालों को कोरोना क्वारंटीन सेंटर्स बनाने के बाद सरकार को बीजेपी के साथ अपने नेताओं का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। ताज़ा मामला मालवीय नगर का है, जहां यहाँ के जयपुरिया अस्पताल को कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए तैयार किए जाने के फैसले का बीजेपी और कांग्रेस दोनों विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के एमएलए काली चरण सर्राफ और कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी रही अर्चना शर्मा इसका विरोध कर रही हैं। अर्चना शर्मा ने तो इसे लेकर एक चिट्ठी भी अशोक गहलोत को लिखी है। शर्मा ने कहा है कि इससे यहां पर चल रहे इलाज पर असर पड़ेगा। कालीचरण सर्राफ ने अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। अस्पताल को एसएमएस के बाद सबसे बड़े अस्पताल की तरह विकसित किया गया है। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के साथ सांगनेर और बगरू के गरीबों के लिए सबसे सस्ता और सुलभ सरकारी चिकित्सा केंद्र बन गया था। यहां हर रोज तकरीबन 3000 लोग आउटडोर में अपना इलाज करवाने आ रहे थे। मालवीय नगर इलाका अभी कोरोना मुक्त है, लेकिन कोरोना संक्रमितों को यहां रखने से आसपास की कॉलोनियों में दहशत का माहौल है। निर्माण कार्य के चलते हॉस्पिटल का एक दरवाजा खुला रहता है, जिससे यहां रखे गए कोरोना के मरीज खुलेआम घूमते रहते हैं। हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स और नर्सें आसपास की कॉलोनियों में रहते हैं। उनके साथ बाकी लोगों का व्यवहार भेदभावपूर्ण रहने लगा है। और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कांग्रेस की प्रत्याशी रही कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा। अर्चना जी, आपकी सरकार ने एक फैसला किया है और वो एक महत्वपूर्ण फैसला है कि कैसे एक अस्पताल को कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए एक्सक्लूसिवली उसको बनाया जाए, लेकिन आप इससे सहमत नहीं हैं। आखिर सरकार के इस कदम में आपको क्या गड़बड़ी नजर आ रही है?
देखिए, आपको मैं स्पष्ट कर दूं, मैं फैसले से सहमत या असहमति की बात नहीं है और न फैसले में मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। सच्चाई ये है कि जो मेरे सामने मेरे प्रतिद्वंदी रहे, जो विधायक हैं, उन्होंने भयाक्रांत किया है जनता को यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन फैला करके, जबकि उन्होंने खुद ने कोरोना के लिए अस्पताल को अपने विधायक कोटे से 10 लाख रुपए दिए। मेरे पास कुछ प्रतिनिधि मंडल डॉक्टर्स के, कुछ नर्सेस के, और चूंकि उस विधायक ने वहां पर लोकल मीडिया के साथ मिलकर के कैसे माहौल को क्रिएट किया जिससे जनता जो थी वहां के आसपास के क्षेत्र की, उनमें भय व्याप्त हो गया। तो उन लोगों का प्रतिनिधि मंडल भी मेरे पास आया। कांग्रेस के बहुत से वरिष्ठ नेता भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, वो लोग भी मुझसे मिले। उन्होंने कहा कि आप सेतु का काम करिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक हमारी भावनाओं को आप पहुंचा दीजिए। तो मैंने एक मात्र सेतु का काम किया है। मेरी खुद की बेटी कोविड में ओपीडी देखती है, आईजीएच को संभालती है, वो डॉक्टर है। मैं तो इन चीजों को बहुत बखूबी समझती हूँ कि सरकार के लिए आवश्यक है कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस, केंद्रीय चिकित्सा जो मंत्रालय उसके गाइडलाइंस और डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाना चाहिए। सरकार ने विवेकपूर्ण निर्णय लिया है, लेकिन सार्वजनिक जीवन के लोगों के लिए बाध्यकारी होता है कि उस क्षेत्र की जनता यदि उनसे अनुरोध करे कि आप हमारी भावना को मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाइए, तो वो मात्र मैंने काम किया है। और काम इसलिए मुझे करना पड़ा कि जो विधायक खुद कोविड के लिए पैसा देते हैं और वही एक इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, तो उस जनता की संतुष्टि के लिए जिसमें भय व्याप्त हो गया, उस जनता के संतोष के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री। तो अर्चना जी, यानी आपकी बात से मुझे ये समझ में आ रहा है कि कालीचरण सराफ जी इस मुद्दे पर न सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, बल्कि क्षेत्र की जनता को बहुत सी अवैज्ञानिक जो धारणाएं हैं उसको पुष्ट कर रहे हैं, उसकी वो बिल्कुल कर रहे हैं। और आप देखिए कि ये एकमात्र विधायक है राजस्थान में जिन्होंने सरकार को कोविड फंड में कोई पैसा नहीं दिया, सिर्फ जयपुरिया हॉस्पिटल को कोविड के लिए इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसा स्वीकृत किया। उसके बावजूद ये इस तरह की बातें करते हैं। और चूंकि वरिष्ठ जन बहुत रहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूंसी राजधानी के हृदय में बसी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी, सब शिक्षित लोग हैं, लेकिन चूंकि कोरोना वायरस एक ऐसा कंटेजियस डिजीज है कि लोगों में इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी है, और चूंकि इसका कोई एंटीडोट भी नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं, तो स्वाभाविक है कि लोगों में भय व्याप्त होता है। जब ये जयपुरिया हॉस्पिटल को कोविड सेंटर के लिए अधिकृत किया गया, उसके तुरंत बाद हमने अपने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनसे अनुरोध किया कि इस कॉलोनी के, इस एरिया के चारों तरफ बैरिकेडिंग करवा दी जाए, ताकि जनता को ऐसा नहीं लगे कि कोई यहाँ से जाने वाला है। जी अर्चना जी, सैनिटाइजेशन, बिल्कुल आपने अपनी बात स्पष्ट की, और एक भ्रम है जो शायद थोड़ा कम हुआ होगा, और कालीचरण सराफ जी का क्या कहना है हम लोग कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में मॉडिफाइड लॉकडाउन है और फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जिले तक पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है। जयपुर के प्रतापनगर जसोदा देवी कॉलेज शेल्टर होम से बसें रवाना की गई हैं। दूसरे जिले के मजदूरों को भी धीरे धीरे रवाना किया जाएगा। धौलपुर, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, नागौर, झालवाड़ के मजदूरों को उनके घर भेजा जाएगा। तो सरकार ने फैसला किया है कि बहुत से प्रवासी मजदूर वो अपने अपने घर पहुंच जाएं, इसके लिए बसें चलाई जा रही हैं। उसकी व्यवस्था की गई है कि वो अपने घर चले जाएं। ख़ास तौर पर धौलपुर, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, नागौर, झालवाड़ के मजदूरों को उनके घर भेजने की तैयारी है। फिलहाल जयपुर के प्रतापनगर जसोदा देवी कॉलेज शेल्टर होम से ये बसें रवाना की गई हैं और उम्मीद की जाती है कि तमाम मजदूर जो कि इन शहरों में हैं वे अपने अपने गांव पहुंच जाएंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास जो परिवहन मंत्री हैं राजस्थान के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज राजस्थान में। ये मजदूरों को पहुंचाने की, उनके घर पहुंचाने की जो योजना है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि जो जहां है वहीं पर रुके। बिल्कुल, आप ये मानकर चलिए कि जब ये मजदूर शुरू में जब पैदल चल रहे थे, तब भी हमने मजदूरों को, जब राजस्थान से होकर गुजर रहे थे, हमने उनको आगे तक पहुंचाया, क्योंकि वो तो पैदल चल रहे थे हजारों की तादाद में। वो ज्यादा संकट हो रहा था उस वक्त। आज के 15 दिन पहले आपको पता है राजस्थान पहला राज्य था जब पूरे देश से मजदूर पैदल चल रहा था, हमने पहुंचाया। उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की, हमने रिक्वेस्ट की भारत सरकार से, ये मजदूर जो पैदल चल रहे हैं आप इनको तुरंत इनकी जगह पहुंचा दें, क्योंकि ये पैदल चले जा रहे हैं, ये कंट्रोल तो हो नहीं पा रहा है। फिर ये तय हुआ कि नहीं साहब हमने तो पहुंचा दिए, फिर उनको बॉर्डर पर नहीं लिया। अब यूपी सरकार ने भारत सरकार से बात करके यहाँ जो बच्चे कोटा में जो उनके लिए बसें भेजी, फिर हमने भी बसें दी, वो चले गए। राजस्थान में जो मजदूर इंटरनल राजस्थान में मान लो जयपुर में कहीं है कहीं, अब उनको उनके घरों पर
हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करके बसें लगाकर कल उनको अपने अपने घरों पर राजस्थान के अंदर भेज दिया। और खुद चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर से कहा है कि ये जो मजदूर बहुत ज्यादा पैनिक में, क्योंकि जब बच्चों को बुला लिया तो मजदूर ये प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। हमने पूरी व्यवस्था की है, जो बाहर के अदर स्टेट के मजदूर वो भी चाहते हैं कि हमें मौका दिया जाए, जाने का हमें वहाँ पहुंचाया जाए, तो ऐसा कोई रास्ता निकलता है वो पहुंच जाए, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा तादाद में भी काफी भेजे। जो हमने भेजे हैं राजस्थान में, राजस्थान के अंदर ही कोई भरतपुर जाने वाला था, कहीं कोई और जाने वाला था, उसके लिए बसें लगाए, उनको उनके घरों पर पहुंचा दिया गया। प्रताप सिंह जी, इनको भेजने में किस तरह की सावधानी बरती जा रही है? हम कुछ दृश्य देख रहे हैं जिसमें कि खास तौर पर जो सैनिटाइजेशन है बसों का वो किया जा रहा है। क्या फिजिकल डिस्टेंसिंग वगैरह का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है? क्या पूरी प्रक्रिया है लोगों को भेजने की? देखिए, ये मानकर चलिए रोडवेज की बसों से उनको भेजा गया है, प्राइवेट बसें भी ली गई है। कर्मचारी हमारा जो है रोडवेज का कर्मचारी, हमें उसकी भी चिंता है, उसको खुद की चिंता है। पूरी बसें पहले सैनिटाइज होती है, पूरी व्यवस्था करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं, उसके बाद भेजा जा रहा है। क्योंकि मजदूर जिन कैंपों में रह रहा है ना, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में भी दिक्कत आ रही थी। वो चाहता था, वो बहुत ज्यादा, एक दिन तो एक साथ हजारों मजदूर इकट्ठे हो गए, हमें हमारे घर जाने दीजिए, नहीं हम पैदल, रोज पैदल निकल जाता है, उसको बसों से छोड़ा है। मैं तो ये कह रहा हूँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जब आप ये व्यवस्था कर रहे हैं तो पूरे देश का मजदूर जहां पर भी है, ये जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, एक दिन बॉम्बे में इकट्ठे हो गए, ऐसा कोई रास्ता निकले। अब तो खैर 10 दिन की बात है, इसके बाद भी तो लोग मजदूर अपने अपने घर पहुंच सके, ऐसी तैयारी हमको करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह जी हमसे बात करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में मॉडिफाइड लॉकडाउन है और 21 अप्रैल से सोशल डिस्टेंसिंग यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कुछ कामों को छूट दी गई है। इसमें मनरेगा का काम भी शामिल है। हालांकि सरकार फिर भी कोरोना को देखते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रही है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने तितरिया पंचायत में चल रहे काम का जायजा लिया। इस दौरान न सिर्फ उन्होंने महिला श्रमिकों से बातचीत की, बल्कि फिजिकल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा उपायों को लेकर भी ब्यौरा लिया। अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक गुरु दीवान सैयद जैनुल आबदीन ने देश के मुसलमानों से अपील की है। उन्होंने सभी से कहा है कि वो रमज़ान में नमाज के लिए मस्जिदों में न जाएं, बल्कि घरों में ही रहें। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, इसलिए सेंटर की एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने की बेहद ज़रूरत है। इसलिए सभी लोग सामूहिक रोज़ा न रखें और रोज़ा खोलते हुए परिवार के लोगों से सही दूरी बनाए रखें। टोंक में सफाई कर्मचारी दिन रात शहर को सैनिटाइज करने में लगे हैं। इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए कोरोना वायरस की ये पहल भी खास है। तपती दोपहरी में जब हर कोई घर की चार दीवारी में कैद है, तब टोंक शहर के चप्पे चप्पे को सैनिटाइज किए जाने का काम हो रहा है। दरअसल ये हो पा रहा है टोंक के कोरोना वॉरियर्स यानी नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की वजह से, जो शहर को संक्रमण से मुक्त कराने के काम में लगातार जुटे हुए हैं। ये लगातार शहर के कोने कोने को सैनिटाइज कर रहे हैं, फॉगिंग कर रहे हैं, जिससे कि कोरोना के इन्फेक्शन की रोकथाम की जा सके। इस काम के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों समेत तकरीबन 150 छोटी मशीनों की मदद ली जा रही है। पूरे टोंक शहर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे किया जा रहा है। टोंक शहर के नगर परिषद के कमिश्नर राजू लाल मीणा की माने तो जल्द ही ऐसी 100 मशीनें और लाई जाएंगी, जिससे सैनिटाइजेशन के काम में तेजी शुरू की जा सके। सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। सभी क्वारंटाइन सेंटर्स को प्राथमिकता लेते हुए और जो प्रभावित क्षेत्र थे उनमें प्राथमिकता लेते हुए प्रत्येक दिन सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। कोरोना के संकट और शहर के बिगड़ते हुए हालातों को कंट्रोल करने के लिए टोंक के प्रशासन, पुलिस और मेडिकल टीमें अपने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करने में जुटी हैं। दरअसल टोंक पिछले कुछ समय से कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बना हुआ है और लगातार यहाँ इन्फेक्शन के नए मामले सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में शहर को सैनिटाइज करने का जिम्मा उठाए ये सफाई कर्मचारी भी किसी से पीछे नहीं हैं, जो अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। टोंक से रवीश टेलर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।
स्वराज राजस्थान में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।